नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आखिर होता कैसे है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश के पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नींव है। तो चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि पुलिस स्टेट के अंडर क्यों आती है, लेकिन रेलवेज सेंटर के, या फिर एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य दोनों कानून कैसे बना सकते हैं? ये सारे सवाल जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, हमें सीधे भारत के मजबूत शासन प्रणाली के दिल में ले जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शक्ति के मूल संतुलन को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कानून बनाने की पावर असल में किसके पास है। उसके बाद केंद्र की कुछ स्पेशल पावर्स पर नजर डालेंगे, सहयोग और टकराव की स्थिति में क्या होता है ये जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, भारत की जो फेडरल व्यवस्था है ना, उसका मूल सिद्धांत ही है शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह पक्का किया कि केंद्र और राज्यों के बीच एक साफ साफ बैलेंस बना रहे। इससे देश की एकता भी बनी रहती है और राज्यों की अपनी आजादी का भी सम्मान होता है। और इस बैलेंस की नींव, इसका फाउंडेशन रखा गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 246 में। यह आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बना सकता है। आप इसे देश को चलाने की रूल बुक का सबसे जरूरी चैप्टर कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये पावर बंटती कैसे है? इसका जवाब छिपा है संविधान की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट में। चलिए देखते हैं कि ये लिस्ट्स क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं। तो ये रही वो 3 लिस्ट्स। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने जरूरी हैं, जैसे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। इन पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस और एग्रीकल्चर, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जहां नेशनल और लोकल दोनों लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, आर्टिकल 248। सोच कर देखिए, कोई नया सब्जेक्ट सामने आ जाए, जैसे साइबर सिक्योरिटी या स्पेस पॉलिसी, जो संविधान बनते समय था ही नहीं, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? यहीं पर काम आती हैं रेजिड्यूरी पावर्स। और भारत में ये पावर दी गई है केंद्र को, यानी हमारी संसद। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल साफ लग रहा है, आसान लग रहा है ना? लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस भी हैं जहां शक्तियों का ये नॉर्मल बैलेंस बदल जाता है और केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ खास मौकों पर शक्तियों की ये लक्ष्मण रेखा पार की जा सकती है और संसद उन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है जो असल में स्टेट लिस्ट का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा कब और कैसे होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 249। इसमें पहला कदम उठाती है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अगर राज्यसभा अपनी 2/3 मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास कर दे कि स्टेट का कोई सब्जेक्ट अब नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया है, तो बस संसद को उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और इसके अलावा भी 3 खास स्थितियां हैं। पहली, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जहां पूरा ढांचा यूनिटरी हो जाता है और संसद को स्टेट लिस्ट पर पूरी पावर मिल जाती है। दूसरी, जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी लागू करनी हो। और तीसरी, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से ऐसा करने का अनुरोध करें। इन सभी मामलों में केंद्र का अधिकार बढ़ जाता है। तो अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अगर उनके कानूनों में टकराव हो गया तो क्या होगा? खैर, संविधान ने इसका भी हल दिया है। आर्टिकल 454 के मुताबिक आमतौर पर तो संसद का बनाया कानून ही माना जाएगा, लेकिन यहां एक छोटा सा लेकिन है। अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो वो कानून उस राज्य में लागू रह सकता है, भले ही वो संसद के कानून से अलग क्यों ना हो। कानून बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा यहां भी लागू होता है, ताकि देश एक यूनिट की तरह आराम से काम कर सके। हमारा संविधान ये बिल्कुल साफ करता है कि राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे संसद के बनाए कानूनों का पालन करें। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश भी दे सकती है ताकि नेशनल पॉलिसीज को असरदार तरीके से लागू किया जा सके। तो चलिए, जो कुछ भी हमने समझा, उसके 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को एकदम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ये तीनों लिस्ट्स संविधान के 7th शेड्यूल में हैं। दूसरा, बची खुची यानी रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास हैं।
तीसरा, इमरजेंसी में संसद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और चौथा, इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए केंद्र आर्टिकल 253 का इस्तेमाल कर सकता है। ये 4 नियम इस पूरे ढांचे की चाबी हैं। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। इन सारे नियमों और प्रावधानों को देखने के बाद क्या लगता है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर समय के साथ ज्यादा मजबूत हुआ है या फिर सत्ता धीरे धीरे केंद्र की ओर खिसकती जा रही है? इसका जवाब ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।